हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग होस्ट को। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंगुलर में कंपोनेंट क्या होते हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है। ओके, पहली और सेकंड वीडियो के अंदर हमने आर्किटेक्चर बताया था और उसका ओवरव्यू बताया था। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको कंपोनेंट क्या हैं और उसको हम किस लिए यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट क्या है। Component in Angular is a class with a template and a decorator. So, in these simple terms, a component in Angular 3 is composed of three things. Means template, class and decorator. Means एक component हमारा building blocks होता है हमारी Angular applications का। मीन एक कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशन के डिफरेंट पार्ट को क्रिएट कर सकते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंपोनेंट जस्ट लाइक मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से होता है। मींस जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई साइट है, कोई भी साइट है, याहू वाली साइट है, कोई भी साइट है, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें मल्टीपल आपको ब्लॉक दिखाई देंगे, अलग अलग सेक्शन दिखाई देंगे। तो वो सारे क्या हैं? वो सारे अलग अलग एक कंपोनेंट ही हैं। ओके, तो कंपोनेंट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए वेब पेज, okay, of a single web page which communicate with each other and showing in your application at a same time. ओके, तो इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं कंपोनेंट्स में। पहला पार्ट होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट डिफाइन करता है हमारे यूजर इंटरफेस को, जिसके अंदर हमारे HTML होते हैं, डायरेक्टरी होती है और उनकी बाइंडिंग होती है। ओके, क्लास एक होता है क्लास। तो कंपोनेंट को जब हम क्रिएट करते हैं तो एक क्लास के नाम से ही करते हैं, क्योंकि एंगुलर में जो भी हम काम करते हैं उसकी एक क्लास ही होती है। ओके, कंपोनेंट बनाते हैं वो भी एक क्लास होती है, डायरेक्टरी बनाते हैं या मॉड्यूल बनाते हैं या कोई भी मॉड्यूल क्लास बनाते हैं, वो सब एक तरह से हम क्लास का यूज करके ही बनाते हैं। ओके, तो क्लास में हमारे टेम्पलेट्स होते हैं। मीन्स ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट है जो कि आपने C#, जावा और भी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा होगा। तो इसके अंदर हमारे मेथड्स भी होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं। तो जो भी हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने व्यू के अंदर, तो वो हम इसके अंदर मेंशन कर देते हैं। ओके, तो ये टाइप स्क्रिप्ट पे क्रिएट होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट पे डिपेंडेड है, टाइप स्क्रिप्ट इसके अंदर यूज होती है, तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट ही इस क्लास के लिए यूज करते हैं। थर्ड है मेन डेकोरेटर। दोस्तों, ये डेकोरेटर होता है, डेकोरेटर के बिना हम कोई भी कंपोनेंट या डायरेक्टरी कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हर टूल का, हर कंसेप्ट का अपना एक अलग अलग डेकोरेटर होता है। मीन अगर आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आपको एक डेकोरेटर डिफाइन करना होता है उसके टॉप में, जो कि @कंपोनेंट के नेम से आप मेंशन करते हैं। ओके, जिसके अंदर हम अपनी सारी उस क्लास की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब मेंशन करते हैं, कुछ भी कि वो किस चीज़ के लिए है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो कहाँ पर यूज होगा। ओके, तो दोस्तों मेन है टेम्पलेट, क्लास और डेकोरेटर। तो आइए इसको हम एप्लीकेशन में देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। ये हमारी एंगुलर ऐप है। ओके, जो टेस्ट ऐप है जो मैंने पिछले सेक्शन में बनाई थी। ओके, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐप के अंदर ये कंपोनेंट है ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस। ओके दोस्तों, तो जो ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कंपोनेंट है। जब भी हम एंगुलर ऐप बनाते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट हमारे कंपोनेंट क्रिएट होता है एप्लीकेशन के अंदर, तो वो है ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस। अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो इसमें ये देखिए सिलेक्टर है, टेम्पलेट URL है और स्टाइल्स URL है। टेम्पलेट URL होता है कि इस कंपोनेंट के लिए कौन सा HTML यूज होगा और इस कंपोनेंट को हम किस सिलेक्टर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कंपोनेंट को हम ऐप रूट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों, तो ये है कंपोनेंट। ओके, अब चलते हैं हम अपना खुद का एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो कंपोनेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे टर्मिनल्स के अंदर न्यू टर्मिनल पे जाते हैं। ओके, तो हमारा एक टर्मिनल ओपन हो जाता है। इस टर्मिनल के अंदर
हम कुछ कमांड लिखते हैं। हमें हर टूल को, हर फाइल को बनाने के लिए कमांड दी है एंगुलर CLI के थ्रू। ओके, तो एंगुलर CLI के थ्रू हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम एक कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, ओके, और उसको रन करते हैं। ओके, तो अभी हमारे CLI अभी लोड हो रहा है। ठीक है, हमारा CLI लोड हो गया। तो अब हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए हमें एक कमांड लिखनी होती है। तो दोस्तों मैंने कमांड लिखी है ng जनरेट कंपोनेंट टेस्ट कंपोनेंट फर्स्ट। तो ng मीन्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये एंगुलर का एक एंगुलर की ऐप है, और एंगुलर के अंदर हमें ng प्रीफिक्स का यूज करके हम कोई भी फाइल्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। g मीन्स ये शॉर्टकट है, अगर इसके जगह हम जनरेट भी लिख सकते हैं। और जो c है, c मीन्स कंपोनेंट, तो इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरा भी आप लिख सकते हो। तो ng g c और यहाँ पर ये कंपोनेंट का नाम। अब मैं एंटर करता हूँ। तो एंटर करने पे अभी हमारा जो ये है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ng जनरेट कंपोनेंट, ओके, एक्चुअली CLI के अंदर यहाँ से हमारा अभी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ इंस्टॉल भी करना पड़ता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये कंपोनेंट क्रिएट करके दिखाता हूँ CLI के थ्रू, जो हमारा Node.js कमांड प्रॉम्प्ट है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर क्रिएट करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरी होती है, वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। ओके, वो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा बाद में। अभी मैं कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ अपने Node.js कमांड प्रॉम्प्ट से। तो इसके लिए मुझे उसी पाथ पर जाना पड़ता है जहाँ पर मेरी एप्लीकेशन है। हमारी जो एप्लीकेशन है वो है, इसका पाथ देख लेते हैं हम कहाँ पर है। ये है मेरी ई के अंदर टेस्ट ऐप। ओके दोस्तों, तो हम ई के अंदर जाएंगे। सॉरी, ई के अंदर हम जाएंगे और इसमें cd टेस्ट ऐप। ओके, तो हम इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब हम यहाँ पर अपना एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमें ng जनरेट कंपोनेंट टेस्ट ऐप 1। ओके, तो अब हम इसको एंटर करते हैं। अभी ये क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अभी हम यहाँ पर जाके देखेंगे तो हमें ये टेस्ट ऐप 1 के नाम से हमें कंपोनेंट मिल जाएगा। तो जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो वो कंपोनेंट अपनी एक खुद के फोल्डर को क्रिएट करता है, टेस्ट ऐप 1, और इसके अंदर उसके सारे बंडल्स आ जाते हैं। मीन उस कंपोनेंट की ts फाइल, जो कि मेन एक टाइप स्क्रिप्ट फाइल है,
ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट फाइल को हम एक्सटेंशन बोलते हैं टीएस एक्सटेंशन। और एक इसकी स्पेक्स फाइल क्रिएट होती है जो कि यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज होती है। एक हमारा HTML है जो व्यू है, जो कि हमें प्रेजेंट होगा अपने ब्राउज़र पर। और एक उसकी CSS मीन कि उस HTML के अंदर अगर हमें कोई भी उसका बिहेवियर या कोई भी डिज़ाइन चेंज करना है CSS के थ्रू, तो वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो वो कंपोनेंट एक फोल्डर के बेस पर क्रिएट होता है और उसके अंदर उसके सारे के सारे फाइल्स क्रिएट हो जाती है। ओके, तो अगर हम इसमें देखेंगे टेस्ट ऐप 1 में, तो इसका एक सिलेक्टर होता है। ओके, ऐप टेस्ट ऐप 1। ओके, तो ये इसका सिलेक्टर होता है, इसका टेम्पलेट URL होता है, और ये कि इसकी क्लास फाइल होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको डेकोरेटर बताया था, वो डेकोरेटर ये है @component। तो जो भी कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो एक तरह से होती क्लास है, बट उसको हम डेकोरेट करते हैं कंपोनेंट से, @component से। तो अगर आप इस पर माउस लेके जाएंगे तो ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपको दे देगा। ओके, तो ये हुआ हमारा कंपोनेंट हमने क्रिएट कर लिया। अब इस कंपोनेंट को हमें प्रेजेंट करना है अपनी एप्लीकेशन में। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने ऐप मॉड्यूल्स, जो कि हमारा रूट मॉड्यूल है, और उस रूट मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप में जाएंगे। अभी आप देखेंगे बूटस्ट्रैप में ऐप कंपोनेंट पड़ा है। ऐप कंपोनेंट कौन सा? जो कि सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट होता है एप्लीकेशन क्रिएशन के टाइम पे। ओके, तो ऐप कंपोनेंट के जगह अगर हम इस वाले कंपोनेंट को डाल देंगे बूटस्ट्रैप में, ओके, अगर हम यहाँ पर डाल देंगे तो हमारा ये वाला कंपोनेंट लोड होगा। ओके दोस्तों, तो टेस्ट ऐप 1 कंपोनेंट, बट इसके लिए एक मैंडेटरी है कि जो भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हैं वो कंपोनेंट आपके डिक्लेरेशन के अंदर होना चाहिए। डिक्लेरेशन मीन्स कि ये मॉड्यूल किस किस कंपोनेंट के साथ अटैच है। एक मॉड्यूल के अंदर आपके मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं। ओके, चाहे वो कोई से भी कंपोनेंट हो, बट कंपोनेंट को यूज करने के लिए आपको डिक्लेरेशन के अंदर इस एरे के अंदर उसको मेंशन करना होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैंने इसका डिक्लेरेशन कर दिया। आइए अब मैं इसको चलाता हूँ। अब मैं इस ऐप को जब चलाऊँगा तो ng सर्व करेंगे। जब हम ng सर्व करते हैं तो क्या होता है कि हमारी एंगुलर की जो ऐप है वो कंपाइल होती है, और जो भी हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, जो भी हमारा टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, वो सारा हमारा प्योर जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद फिर वो ब्राउज़र पर रेंडर्ड होता है। ओके, तो अभी ये इसमें थोड़ा टाइम लगता है ng सर में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस ऐप को कंपाइल कर रहा हूँ, क्योंकि हमने टेस्ट ऐप बनाई थी। तो जब ये ng सर्व हमारी कंपाइल को हमारी एप्लीकेशन को कंपाइल करता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पोर्ट पर रन होता है। ओके, और उस पोर्ट होता है 5000। बट हम इसका पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसका पोर्ट चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अब ये कंपाइल हो रहा है।
क्योंकि एक एप्लीकेशन जो होता है उसको कंपाइल अगर हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो सारी की सारी जो जितनी उसकी लाइब्रेरी होती है उसके अंदर वो सबको जावा स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। ओके, अगर हम इसको दोबारा से अगर कंपाइल करेंगे तो ये इतना टाइम नहीं लगाता। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो @angular/core कॉमन प्लेटफॉर्म ब्राउजर राउटर प्लेटफॉर्म ब्राउजर डायनेमिक, ये सब इसकी मेन कोर DLL होती हैं जहां पर इसका रेफरेंस पड़ा हुआ है। अब ये रन हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा एंगुलर की ऐप कंपाइल हो गई, ये आ गया कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ओके, और इसने ये पोर्ट नंबर दे दिया लोकल होस्ट 42। सॉरी, ये जो पोर्ट नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने बताया था 5000 वो नहीं है, 5000 एक्चुअली हमारा डॉटनेट कोर के अंदर यूज होता है। 4200 ये हमारा लोकल होस्ट है जो कि डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड होता है। अब हम इसको ब्राउज़र पे चला के देखते हैं कि ये हमारी एंगुलर की ऐप चलती है या नहीं। ओके, यही बात था हमारा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने रन करी लोकल होस्ट :4200। तो जब हमने रन करी तो ये हमारा एक पेज खुल के ओपन हुआ। बट अगर आप देखेंगे कि ये पेज तो हमारा नहीं था जो हम चाहते थे। हमारा पेज तो ये वाला था, टेस्ट ऐप कंपोनेंट। बट ये अभी जो पेज लोड हुआ वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला पेज लोड हुआ है। ये देखिए ऐप कंपोनेंट .html ये वाला पेज लोड हुआ है। ओके, ये वाला पेज लोड नहीं हुआ है। ये पेज लोड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। हमारी पूरी एप्लीकेशन एक ही पेज पर रन करती है। तो हमें एक पेरेंट मेन कंपोनेंट का नाम डालना पड़ता है हमें index.html में, और जो हम डालते हैं वो उसका सिलेक्टर का नाम डालते हैं। ओके, अगर आप यहाँ देखेंगे तो सिलेक्टर में app-root पड़ा हुआ है जो कि ऐप कंपोनेंट .ts का है रूट। ओके, इसका रूट है। बट हमने तो बनाया था टेस्ट ऐप 1, तो इसका रूट ऐप टेस्ट ऐप 1 है। ओके, तो अगर मुझे इस कंपोनेंट को अगर रन करना है तो इस कंपोनेंट को रन करने के लिए मुझे index.html में मुझे ये पाथ डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पाथ डाल दिया और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए ये अब हमारा जो पेज है वो हमारा नया वाला कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया था वो हुआ। अब बट ये ब्लैंक क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने इसके HTML के अंदर कुछ डाला नहीं है। यहाँ पर टेस्ट ऐप 1 वर्क्स है। 1 मिनट, सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं किया है, इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। वन मिनट। तो ये देखिए ये मैंने कॉपी किया था बट यहाँ पर T लग गया, इसको मैंने हटाया। ओके, तो ये देखिए अब हमारे कंपोनेंट है ये लोड हो गया टेस्ट ऐप 1 वर्क्स। ओके, तो दोस्तों ये होता है कंपोनेंट। ओके, तो कंपोनेंट के थ्रू हम अपनी कितने ही कंपोनेंट को एक पेज के अंदर लोड कर सकते हैं। ओके, कितने ही पेज के अंदर मीन्स अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए कुछ चेंज करना भी नहीं है, मैं इसको पहले की तरह ही रूट जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है वही नाम डाल दिया। अब मुझे इस कंपोनेंट को एक्सेस करना है। इस मैंने index.html में कोई चेंज नहीं किया, बट अब मुझे इस वाले कंपोनेंट को शो करना है। टेस्ट ऐप .component.ts को मुझे लोड करना है। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूंगा, अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखिए ये नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ पर वहाँ से तो हमने सिलेक्टर हटा दिया बट यहाँ से हमने ये नहीं हटाया। तो हम ऐप.component के अंदर
वही पहले की तरह ही रखते हैं। ओके, अब हमारा डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट लोड हो गया। ओके दोस्तों, डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट लोड हो गया। अब मुझे इसी कंपोनेंट के अंदर अपना एक जो नया कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया था इसी के अंदर मुझे उसको ऐड करना है। ठीक है, तो मैं उस सिलेक्टर के थ्रू उसको ऐड कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से करते हैं। ये हमारा सिलेक्टर का नाम है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ओके, और इस सिलेक्टर को मैं एज ए app.component.ts के अंदर यूज करूंगा एज ए टैग लगाकर। ओके, यहाँ पर मैंने टैग लगाया। ओके, टैग लगा, मेरा स्टार्ट हुआ और स्टॉप हो गया। ओके, तो अब ये देखते हैं क्या इस डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट के अंदर हमारा नए वाला कंपोनेंट लोड होता है या नहीं। ये मैंने डाला है यहाँ पर, बट टेस्ट step 1। ओके, सो स्टाइल 1 मिनट। ओके, तो ये देखिए टेस्ट ऐप 1 ये हमारा लोड हो गया है। एक्चुअली जहाँ जो मैं पहले डाल रहा था वो मैं डाल रहा था इसकी CSS के अंदर। ओके, तो CSS शो नहीं होती है, सिर्फ हमारा जो डिव है, डिव ही हमारा, क्योंकि डिव ही एक तरह के हमारा कंटेंट्स होता है जो हमें ब्राउज़र पर दिखाई देता है। तो मैं इसी तरह से, अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि एक याहू वाला पेज है, उस याहू वाले पेज के अंदर डिफ़ॉल्ट पेज हमारा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट पेज हमारा app.component.ts होता है। ओके, app.component.ts होता है, और इसकी जो HTML होती है वो ये होती है। ये हमारा याहू वाला पेज है। अब इस याहू वाले पेज के अंदर मुझे मल्टीपल पोर्शन चाहिए, मल्टीपल पार्ट चाहिए जो अलग अलग जगह दिखाने हैं मुझे। तो मैं उसके लिए अपने ही अकॉर्डिंग अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा और उन सभी को मैं एज ए टैग की तरह इनको यहाँ यूज कर लूँगा। अगर मुझे कोई दूसरा कंपोनेंट बनाना है तो मैं उसी तरीके से मैं दूसरा कंपोनेंट बनाऊँगा इस कमांड के थ्रू, ng जनरेट कंपोनेंट टेस्ट ऐप 2। ठीक ना, जितने भी मैं कंपोनेंट बनाऊंगा उनको मैं इस तरह से, उनका एक सिलेक्टर बन जाएगा और उस सिलेक्टर को मैं यहाँ पर ऐसे मेंशन करूँगा। तो जहाँ पर भी मुझे अपने पेज के अंदर ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पर उसको पुट कर दूंगा। तो हम एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको